दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आरबीएनएल से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है जिसका असर कल के दिन इस कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो मल्टीपल बड़ी अपडेट्स भी जब आती हैं आरबीएनएल से रिलेटेड तब भी कुछ खास असर इसके शेयर में देखने को मिलती नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी एक खबर आई थी, बट फिर भी आरबीएनएल की परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव ही देखने को मिला था। बट खबर तो खबर है, इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो उसको जान ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आरबीएनएल को मिला है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ पिछले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। साइज़ है 2977 करोड़ का, यानी कि 2977 करोड़ का। किससे मिला है भाई? एनएमडीसी से मिला है। किस लिए मिला है? फॉर वाइजैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो न्यूज़ काफ़ी सही है भाई। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर कल के दिन देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी वो, और नहीं देखने को नहीं मिलता तो उसकी आदत तो हमें है ही, तो वो हमें क्यों ही हैरान करेगा। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। न्यूज़ क्या था? न्यूज़ ये था कि आरबीएनएल को ऑर्डर मिला था 968 करोड़ का फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसके बाद 3% की तेज़ी भी देखने को मिली थी, बट वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाई और इस दिन बाजार भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस वजह से स्पेशल इस न्यूज़ की वजह से तेज़ी थी, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। और आरबीएनएल में मल्टीपल ऑर्डर्स मिलने के बावजूद भी तेज़ी इसलिए देखने को नहीं मिलती है क्योंकि आरबीएनएल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्डर्स नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके नंबर्स। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या अपना बिजनेस जब आप खोलते हो तो हमेशा आपको रिटर्न्स तब मिलते हैं जब आपका बिजनेस ग्रो करता है। यानी कि आज जो रेवेन्यू आप शो हमें कर रहे हैं वो कल कितना बढ़ा है, परसों कितना बढ़ा है। तो जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपकी भी वेल्थ की ग्रोथ होती है। अब इस कंपनी के पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है। यानी कि 5 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था और आज कंपनी प्रॉफिट जो शो कर रही है उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में ये नंबर 2% से नीचे ही है। और सेल्स ग्रोथ सीएजीआर अगर हम देखें तो पिछले 5 साल का मात्र 6% है, और 3 साल का 0% है, और पिछले 1 साल का मात्र 2% है। इतने बड़े ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, और इसी वजह से ऑर्डर्स का कोई भी असर कंपनी के शेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं कंपनी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी के जो एग्जीक्यूशन है ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, इस वजह से कंपनी के अर्निंग्स में वैसी ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अमेरिका से आ रही है काफ़ी बड़ी खबर जो कि एचडीएफसी बैंक को और बाकी बैंकिंग सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा पुश कर सकती है ऊपर की ओर। क्यों, मैं समझाता हूँ। एचडीएफसी बैंक का हालिया परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है। 23.6% की कंपनी नीचे है 52 वीक हाई से, और ऐसी गिरावट जब एचडीएफसी बैंक में दिखती है ना तो ये रेयर का रेयर मोमेंट होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक है ना भाई कि विदाउट एनी रीज़न ये 23-24% नहीं गिर सकती। मार्केट का ही बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए या फिर इंटरनली बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, और इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही तो ये गिरावट की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। एचडीएफसी बैंक लिटरली क्रैश हुई थी 8-9% तक, क्योंकि कंपनी के जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था एथिक्स का रीज़न देकर। तो गवर्नेंस इश्यूज़ के बहाना को देखकर मार्केट ने इस कंपनी को अच्छा तोड़ा था, और ये पिटाई के बाद वैल्यूएशन वाइज 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है कंपनी, 10 साल के भी लोवेस्ट लेवल पे है, 15 साल के भी लोवेस्ट लेवल पे है, इनफैक्ट 20 साल के भी लोवेस्ट लेवल पे कंपनी का करंट वैल्यूएशन है। और ऐसे टाइम पे एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव ज़रूर बन जाती है, बट कोई भी कंपनी अट्रैक्टिव तब बनती है जब उस कंपनी में कुछ हमें अच्छा दिखता है। अब देखा जाए तो अच्छा क्या है, तो अच्छा है अमेरिका में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि इंडियन बैंक्स को ऊपर की ओर पुश कर सकती है, क्योंकि उनके डिमांड्स बढ़ सकते हैं। देखो समझाता हूँ। अभी रिसेंटली क्या है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी मस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी। रीज़न क्या था? फेडरल रिजर्व ने बताया था कि इस साल के एंड तक वो रेट हाइक्स कर सकते हैं, और इस वजह से एसबीआई, एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर बनी हुई थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है भाई कि फेडरल रिजर्व अगर मान लो रेट हाइक्स करेगा तो इससे हमारी बैंक्स क्यों ऊपर जाएंगी वो समझ लो।
देखो फेडरल रिजर्व ने अभी हाल ही में जो अपने आउटकम्स दिए थे उसमें रेट को अनचेंज ही रखा था, बट उनके कमेंट्री से लग रहा था कि अगला जो उनका मूव होगा वो हायर वाला होगा, यानी कि रेट बढ़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस वजह से। और ये अगर होता है तो हमारी बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसकी वापसी इंडिया में हो सकती है। देखो समझाता हूँ मैं आपको। जब भी किसी भी कंट्री में रेट हाइक्स होता है, चाहे आप इंडिया की बात करो, यूएस की बात करो, चाइना की बात करो, किसी भी कंट्री की बात करो, रेट हाइक्स का क्या क्या मतलब है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक इसलिए होता है क्योंकि लोन महंगे हो जाएं। लोग अगर लोन नहीं लेंगे तो वो खर्च भी कम करेंगे, और खर्च अगर वो कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे क्या है कि जो जीडीपी होती है देश की, जो इकोनॉमी होती है, उसमें एक थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म ही हो जाता है, उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। और जब भी जीडीपी में गिरावट हमें देखने को मिलती है तो वो चीज़ कभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आती है। देखो, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में जब इन्वेस्ट करता है तो किस बिहाफ पे करता है? उस कंट्री की ग्रोथ के बिहाफ पे। और एक कंट्री का सबसे मजबूत जो पिलर होता है वो बैंकिंग सेक्टर ही होता है। वो ख़त्म, देश ख़त्म। और अगर मान लो यूएस में रेट हाइक होता है तो उससे उसका जीडीपी में इम्पैक्ट आ सकता है, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है, जिस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूएस को पहला प्रायोरिटी की तरह नहीं देखेंगे, वो चाइना की तरफ चले जाएंगे। इमर्जिंग कंट्री इंडिया की तरफ आ जाएंगे, ताइवान में तो वो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, ताइवान की तरफ चला जाएंगे। मतलब बोल सकते हैं कि उनके आउटफ्लो यूएस से बढ़ सकते हैं अगर फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स करती है तो। अब इसके साथ मान लो आरबीआई भी रेट हाइक कर देती है तो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, यानी कि कुछ खास असर नहीं होगा। बट अभी हाल ही में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो आरबीआई के गाइडेंस के हिसाब से अगर देखोगे, जो टारगेट्स उन्होंने सेट कर रखा है उस टारगेट से कम ही है। तो अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया में रेट हाइक हमें देखने को मिल जाए। बट अगर आने वाले कल में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ जाता है तो फिर हमारी आरबीआई बेचारी क्या करेगी? रेट हाइक तो उनको भी करना होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तब ये सारी जो चीज़ें हैं एफआईज वाली वो मैच नहीं करेंगी। बट अगर इंडिया में हाइक नहीं होगा और सिर्फ यूएस में होगा तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है, इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी खबर हो सकती है। और बैंकिंग सेक्टर जो कि 20 साल के लोएस्ट लेवल पे अपने वैल्यूएशन पे दिख रही है, ये सारी चीज़ों की वजह से एफआईएस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ह्यूज सेलिंग की थी बैंकिंग सेक्टर में, खासकर एचडीएफसी बैंक में, वो उनकी वापसी करा सकती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। केपीआई ग्रीन से रिलेटेड हाल ही में एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। खबर ये था कि केपीआई ग्रीन एनर्जी ने एक सब्सिडरी की शुरुआत की है जिसका नाम है KPGC1। किस लिए भाई? टू एक्सपैंड रिन्यूएबल ऑपरेशंस, यानी कि अपने रिन्यूएबल ऑपरेशंस को बड़ा करने के लिए कंपनी ने ये सब्सिडरी की शुरुआत की थी 18 जून को। तो एक तरह से काफ़ी सही न्यूज़ थी जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब केपीआई ग्रीन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स की न्यूज़, अच्छे नंबर्स की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। अगर कंपनी के ग्रोथ रेट देखोगे पिछले एक साल के तो ख़राब नहीं दिखेंगे। रेवेन्यू 55% से ग्रो करता हुआ दिख जाएगा, प्रॉफिट 48% से ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। 3 साल का भी रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 61% CAGR से दिख जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ 63% CAGR से दिख जाएगी। बट फिर भी स्टॉक का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल का अगर देखोगे तो ग्रोथ के हिसाब से हमें देखने को नहीं मिली है। अब इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन की री रेटिंग चल रही है। देखो बीच में नहीं, मतलब 2020 से लेकर 24 तक का पीरियड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो रिन्यूएबल कंपनी थी उनके आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स थे। चाहे आप वारी रिन्यूएबल को देखो, केपीआई ग्रीन एनर्जी को देखो, या बाकी रिन्यूएबल कंपनी को देखो, तो वैल्यूएशन इस लेवल तक जा चुका था कि मार्केट उम्मीद कर रही है कि आने वाले कल में वैल्यूएशन के हिसाब से अर्निंग्स पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब अर्निंग्स ग्रोथ होगा बट अर्निंग्स ग्रोथ अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशंस में भी देखने को ना मिले, क्योंकि वारी रिन्यूएबल्स का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 300 तक का चला गया था। अब 300 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को जस्टिफाइड करने के लिए सोचो कि स्पेस पे ग्रो करना पड़ेगा उनको। तो जब कंपनी छोटी होती है ना तो उस स्पेस पे ग्रोथ अचीव भी कर लेती है, बट जब कंपनी धीरे धीरे बड़ी बनती है तो वो उस स्पेस को अचीव नहीं कर पाएगी। रिलायंस जैसी कंपनी से आप हर साल 50% की ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज़ है कि जैसे कंपनी बड़ी बनती है कंपनी के जो ग्रोथ रेट होते हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, पहले जैसी नहीं होती है जो कंपनी का पीरियड फेज होता है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि वैल्यूएशन की री रेटिंग हमें देखने को मिलती है।
और साथ में केपीआई ग्रीन जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रही है उस हिसाब से कंपनी के जो डेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स के अगेंस्ट अगर डेट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो उसमें भी जो नंबर मेंशन किया गया है 559 करोड़ का, वो भी कंपनी के डेट से काफ़ी कम है। इनफैक्ट जो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स है उसका 5 टाइम्स कंपनी का डेट है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 5 टाइम्स नहीं, इनफैक्ट 10 टाइम्स, क्योंकि 5,000 करोड़ का नंबर है, तो लगभग 10 गुना कंपनी का डेट है। तो डेट का जो नंबर है उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए। और डेट टू इक्विटी रेशियो कभी भी 1 के ऊपर जाता है तो वो कंपनी के डेट को ज़्यादा दिखाता है, और ये 1 के ऊपर दिख रहा है केपीआई ग्रीन का 1.71, तो इसका मतलब इक्विटी की भी आप पे अगर देखें तो डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। तो इस पर आपको ज़रूर रिसर्च करनी है। बाकी मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि ख़राब है या कुछ है, आपको रिसर्च करनी है, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों मंगलम वर्ल्ड वाइड। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्प्लिट अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर दिया है। अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर लो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।